गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम मास्टर कैडर की तैयारी के लिए जो है यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। हमारा जो है वो मास्टर कैडर का टॉपिक चल रहा है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो है वो हमने सबसे पहले तो ये पढ़ा कि हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का श्रेय किस किस को दिया जाता है, या इसको लिखने के प्रयास जो है वो किस किस ने किए, जिसमें से हमने जो है वो अनेक रचनाकारों के नाम पढ़े, जैसे कि गारसादी तासी का पढ़ा, उसके बाद में शिव सिंह सेंगर का पढ़ा, जॉर्ज ग्रीसन का पढ़ा। हमने इन सब के जो हैं वो नाम पढ़े। और उसके बाद में जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का श्रेय दिया जाता है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को दिया जाता है। ये सब कुछ जो है वो हमने पढ़ा। और इसके बाद जो है अलग अलग काल खंडों में किस किस रचनाकार ने जो है किस तरह से विभाजित किया है, ये वाला टॉपिक भी हमारा जो है हो चुका है। हमारा आज का जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आदिकाल का नामकरण। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है वो आदिकाल को जो है वो वीर गाथा काल का नाम दिया। और उसके बाद जो है गणपति चंद्रगुप्त ने जो है वो उन्होंने अलग अलग अपने अपने जो है नाम दिए गए इसके अंदर, जैसे कि प्रारंभिक काल जो है वो गणपति चंद्रगुप्त द्वारा दिया गया है। हम जो है वो आज सब इसके अंदर जो है मैं आप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आदिकरण का जो है वो नामकरण। इसमें से जो है वो क्वेश्चन एक मास्टर कैडर हो या लेक्चरर कैडर हो या यूजीसी नेट लेवल हो, कोई भी हो बेशक, एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि किस रचनाकार ने कौन सा नाम दिया है। इसमें जो है ये 20 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन सब के जो है वो मैं आज आपको नाम बताऊंगी। सबसे पहले जो हमारे आते हैं वीर गाथा काल। वीर गाथा काल नाम जो है वो हम सभी को पता है, हम पहले पढ़ भी चुके हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है वो वीर गाथा काल का नाम दिया गया है। दूसरा जो आता है वो आता है चारण काल। चारण काल का नाम किसने दिया? चारण काल का नाम जो है वो जॉर्ज ग्रीसन ने जो है दिया था। चारण काल का नाम जो है वो जॉर्ज ग्रीसन ने दिया था। इस तरह से जो है वो अलग अलग हर एक साहित्य का जो है वो नाम दिए गए हैं, जो कि संधि काल और चारण काल जैसे कि हम पहले भी कर चुके हैं। संधि काल और चारण काल जो है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा दिए गए हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा दिया गया है। आदिकाल को जो नामकरण है उन्होंने जो है वीर गाथा काल का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया वीर गाथा काल को, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो है दो भागों में विभाजित किया। पहले को संधि काल का नाम दिया और दूसरे को जो है वो चारण काल का नाम दिया। आप साथ के साथ जो है वो इसे नोट भी ज़रूर करते जाइएगा, क्योंकि जब भी मैं आपके सामने मास्टर कैडर के जब MCQs का लाइव लेकर आऊँगी तब उसमें से जो है इन्हीं में से ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। साथ के साथ जो है वो नोट डाउन करते जाइए। सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल में जो आते हैं नाम दिया है वो है राहुल संस्कृत्यान। राहुल संस्कृत्यान जो है वो है जिन्होंने सिद्ध सामंत काल का जो है वो नाम दिया है। फिफ्थ है हमारे अगले अंधकार काल। अंधकार काल का किसने दिया है? डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने। कमल कुल श्रेष्ठ ने जो है वो क्या दिया है? इसको अंधकार काल का नाम दिया है। उसके बाद जो हम इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है अपभ्रंश काल। अपभ्रंश काल जो है वो धीरेन्द्र वर्मा का दिया हुआ है। अपभ्रंश काल जो है वो धीरेन्द्र वर्मा का दिया गया है। और जो अगला हमारा 7th है बीज वपन काल। बीज वपन काल जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। बीज वपन काल जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। उसके बाद जो है अगला हमारा आता है आरंभिक काल। आरंभिक काल जो नाम है वो किसने दिया? आरंभिक काल का नाम जो है हम आगे पहले भी इसको पढ़ चुके हैं, वो मिश्र बंधु ने दिया था। मिश्र बंधु ने जो है वो आरंभिक काल का नाम दिया था इसको। ये सब के सब जो है वो नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो है हम 1-2 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, या फिर आप मास्टर कैडर की या लेक्चरर कैडर की जिस मर्जी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद आता है प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल का जो है वो दिया था डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। प्रारंभिक काल का नाम जो है वो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने दिया था। नेक्स्ट 10th हमारे आते हैं आदिकाल का नाम जो है वो किसने दिया था? हम सबको पता ही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है
आदिकाल का नाम दिया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो आदिकाल का नाम दिया गया था। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा वीरकाल। वीरकाल का नाम जो है वो किसने दिया था? देखो, एक वीर गाथा काल है, एक वीर काल है, अलग अलग है। इस तरह से जो ये अलग से नाम सेम दिए गए हैं लेकिन जो है इनके रचनाकार अलग अलग हैं, तो इनको जो है थोड़ा सा अलग लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। इसको नोट कर लीजिए। वीर काल का नाम जो है वो विश्व प्रसाद मिश्र ने दिया था। विश्व प्रसाद मिश्र ने इसका जो है विश्व प्रसाद मिश्र ने दिया था। संक्रमण काल या परिवर्तन काल कुछ भी कहा जा सकता है। ये नाम जो है वो राम खिलावन पांडे द्वारा दिया गया है। राम खिलावन पांडे द्वारा दिया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा आता है आधार काल। आधार काल का नाम जो है वो मोहन अवस्थी जी ने दिया था। आप इसको नोट कर लीजिए। आधार काल का नाम जो है वो मोहन अवस्थी ने दिया था। आधार काल का नाम जो है वो दिया गया था मोहन अवस्थी। मोहन अवस्थी ने जो है वो आधार काल का नाम दिया था। उसके बाद में वीरगाथा युग का नाम आता है। वीरगाथा युग का नाम जो है वो किसने दिया था? श्याम सुंदर दास ने। श्याम सुंदर दास ने जो है वो वीरगाथा युग का नाम दिया था। और उसके बाद आप देखेंगे कि अपभ्रंश काल ये जो है वो 3 नाम हो गए। पहला जो है अपभ्रंश काल का जो है वो धीरेन्द्र वर्मा ने दिया था। दूसरा जो है वो चंद्र शर्मा गुलेरी ने दिया था। दूसरा जो है चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने दिया था। चंद्र शर्मा गुलेरी ने दिया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है अपभ्रंश काल, जिसको जातीय साहित्य भी कहा जाता है। ये नाम जो है वो बच्चन सिंह ने दिया था। ये नाम जो है वो बच्चन सिंह के द्वारा दिया गया था। कुछ एक स्टूडेंट्स ने जो है वो MCQ मास्टर कैडर में मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि मैम क्या बच्चन सिंह और हरिवंश राय बच्चन दोनों एक ही इंसान है या अलग अलग है? हरिवंश राय बच्चन और बच्चन सिंह दोनों के दोनों जो है वो अलग अलग इंसान हैं, एक इंसान नहीं है। बच्चन जी जो हैं, हरिवंश राय बच्चन जो है उनका जन्म 1907 ईस्वी में माना जाता है और बच्चन सिंह का जन्म जो है वो 1919 में 1919 में माना जाता है। 12 जुलाई 1919 को माना जाता है। तो दोनों अलग अलग हैं। इनके जो हैं वो उपन्यास अलग हैं और उनकी जो हैं वो रचनाएं अलग है। वो एक बहुत ही अच्छे रचनाकार थे और इन्होंने जो है वो बहुत ही अच्छे उपन्यास लिखे हैं। नेक्स्ट जो है इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो आता है हमारा संक्रमण काल। संक्रमण काल का क्या है? डॉक्टर हरीश चंद्र शर्मा। संक्रमण काल का जो है वो है डॉक्टर हरीश चंद्र शर्मा। हरीश चंद्र शर्मा, डॉक्टर हरीश चंद्र शर्मा। उसके बाद जो है प्राचीन काल। प्राचीन काल का जो आता है, प्राचीन काल का कौन आते हैं? प्राचीन काल के आते हैं शंभूनाथ सिंह। प्राचीन काल के आते हैं शंभूनाथ सिंह। शंभूनाथ सिंह। इन सभी राइटर्स के जो है वो नाम जरूर नोट कर लीजिएगा। सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके सामने। जो है वीर काल का नाम विश्व प्रसाद मिश्र ने दिया था। संक्रमण काल या परिवर्तन काल राम खिलावन पांडे ने। आधार काल मोहन अवस्थी जी का है। वीर गाथा युग का नाम श्याम सुंदर दास ने। एक वीर गाथा काल है और एक वीर काल है और एक वीर गाथा का युग है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तीनों के तीनों जो है वो लगभग सेम ही हैं। अगला हमारा है हिंदी ये उद्भव काल का नाम जो है वो किसने दिया था? वासुदेव ने जो है वो उद्भव का नाम दिया था। वासुदेव जो है, वासुदेव मिश्र, इन्होंने जो है वो उद्भव का नाम दिया था। उसके बाद में लास्ट हमारा जो है वो आता है संक्रांति काल। संक्रांति काल का जो है वो किसने दिया था? राम प्रसाद मिश्र ने। संक्रांति काल का जो है वो राम प्रसाद मिश्र ने दिया था।
ये 20 के 20 जो है वो मैंने आपको यहाँ नोट करवा दिए हैं, प्लीज़ आप इनको नोट कर लीजिएगा। वीर गाथा काल जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, चारण काल जॉर्ज ग्रीसियन का है, संधि काल या चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। और इनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो पूछे ही गए हैं, उसमें से मैं आपको बता दूँ कि एक तो ये इम्पोर्टेंट, ये जो है पहले तो जो है वो सभी ही इम्पोर्टेंट हैं। इसके अंदर जो है अंधकार काल के बारे में ये पूछा गया है, ये सब के सब जो है वो इम्पोर्टेंट आ जाते हैं। बीज वपन काल जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा ही पूछा जाता है। आरंभिक काल भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। और इसके अंदर जो है आदि काल, ये भी इम्पोर्टेंट है। या फिर उसके अंदर जो है आधार काल, आधार काल जो है मोहन अवस्थी जी का, ये जो है वो काफ़ी बार पूछा गया है कि आधार काल जो है वो किसका है, किसने दिया था आधार काल आदि काल को नाम, तो उसका जो है वो मोहन अवस्थी जी आता है। मोहन अवस्थी ने जो है वो आदि काल को आधार काल का नाम दिया था। इसमें जो है जितने भी इम्पोर्टेंट है वो सब के सब मैंने आपको बता दिए हैं। ये 20 के 20 जो है इनको नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है वो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा आदिकालीन साहित्य। आदिकालीन साहित्य के बारे में हम पढ़ेंगे कि आदिकालीन साहित्य को जो है वो कितने भागों में बांटा गया था। सबसे पहले तो हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिए या फिर आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर जैसे मर्जी इसको आप जो है नोट कर सकते हैं। सबसे पहले जो आता है हमारा आदिकालीन साहित्य। आदिकालीन साहित्य को जो है हमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आदिकालीन साहित्य जो है वो कितने भागों में बांटा गया है। तो मैं आपको बता दूं, अगर इस तरह से आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि आदिकालीन साहित्य कितने भागों में बांटा गया है, आदिकालीन साहित्य, आदिकालीन साहित्य को जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो आता है वो आता है हमारा रासो साहित्य। सबसे पहले जो आता है वो आता है हमारा रासो साहित्य। दूसरा जो हमारा आता है वो कौन सा आता है? पहला आता है हमारा रासो साहित्य, दूसरा आता है हमारा धार्मिक साहित्य, दूसरा जो है वो आता है हमारा धार्मिक साहित्य, तीसरा जो है वो आता है हमारा लौकिक साहित्य। तीसरा जो है वो आता है हमारा लौकिक साहित्य। ये रहे, आदिकालीन साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है, रासो साहित्य, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। सबसे पहले जो है वो मैं आपको बता दूं कि रासो साहित्य में जो है वो क्या आ जाता है। रासो साहित्य में हमारे जो हैं पृथ्वीराज रासो, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, परमाल रासो, खुमान रासो और हमीर रासो। ये 5 जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं इसके अंदर, जिन्होंने अपना अपना इनके अलग अलग रचनाकारों ने ये जो है वो रासो ग्रंथ लिखे थे। ये 5 जो आते हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आते हैं। पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, परमाल रासो, खुमान रासो और हमीर रासो। अगला जो आता है हमारा धार्मिक साहित्य है। धार्मिक साहित्य में हमारे जो हैं सिद्ध आते हैं, सिद्ध साहित्य आता है, नाथ साहित्य आता है, सिद्ध साहित्य आता है, नाथ साहित्य आता है और जो है हमारा कौन सा आता है, जैन साहित्य आता है, जैन साहित्य आता है।
इसके अंदर हमारे 3 ये साहित्य आते हैं। उसके बाद जो है वो उन्होंने लौकिक साहित्य के बारे में कहा गया। लौकिक साहित्य के बारे में तो हमें पता ही है सभी को कि लौकिक साहित्य में जो है वो कौन कौन से हमारे ऐसे रचनाकार हुए थे जिन्होंने लौकिक साहित्य को लिखने का श्रेय जिनको प्राप्त हुआ था। सबसे पहले हमारे फेमस जो आते हैं रचनाकार वो आते हैं इसमें विद्यापति और दूसरे जो आते हैं वो आते हैं अमीर खुसरो। पहले जो आते हैं वो विद्यापति आते हैं और दूसरे जो आते हैं वो आते हैं अमीर खुसरो। लौकिक साहित्य में आगे आगे जैसे ही अलग अलग भागों में बांटा जाएगा वैसे वैसे और भी नए रचनाकार इसके अंदर आते जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए कि आदिकालीन साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, तो आदिकालीन साहित्य को जो है वो 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें रासो साहित्य, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य आता है। रासो साहित्य में पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, परमाल रासो, खुमान रासो और हमीर रासो। और धार्मिक साहित्य में सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। लौकिक साहित्य लिखने का श्रेय जो है वो विद्यापति को और अमीर खुसरो को जाता है। उसके बाद में आज सबसे पहले जो हमने तीनों पढ़ लिए। रासो साहित्य के बारे में जो है वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि रासो शब्द का अर्थ क्या होता है और रासो शब्द की जो है वो उत्पत्ति कहाँ से हुई है। अलग अलग रचनाकारों ने रासो शब्द की उत्पत्ति जो है वो अपने अनुसार अलग अलग शब्दों से मानी है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या फिर जैसे भी आप इसको नोट कर लीजिए, वैसे तो साथ के साथ भी ये नोट हो सकता है, इसको नोट कर लीजिए। आदिकालीन साहित्य, रासो साहित्य में जो है अब इसमें जो सबसे पहले हम जो है वो रासो शब्द का अर्थ पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है वो हम पढ़ेंगे रासो शब्द का अर्थ क्या होता है। आदिकालीन साहित्य में सबसे पहले हमने रासो साहित्य, रासो साहित्य इसमें क्या आएगा। रासो साहित्य के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसका अर्थ पढ़ेंगे कि रासो साहित्य का अर्थ क्या होता है। देखिए, रासो साहित्य का अर्थ जो है कि किसको कहते हैं हम रासो। राजस्थानी भाषा के अंदर या फिर सभी जो है वो अपनी आम बोलचाल भाषा में जो है वो रासो शब्द का प्रयोग किस लिए करते हैं। जब कोई झमेला या झंझट पड़ जाता है तब हम कहते हैं कि पता नहीं क्या रासा हो गया, पता नहीं क्या झमेला या झंझट हो गया। तो अगर हम इसको राजस्थानी भाषा में रासो शब्द का अर्थ जो है वो क्या माना जाता है। झमेला या झंझट माना जाता है। झमेला या झंझट माना जाता है। अगर आपसे ये पूछे कि रासो शब्द का अर्थ क्या है, तो रासो शब्द का अर्थ जो है रासो, झमेला या झंझट, ये तीनों के तीनों इसके माने जाते हैं। उसके बाद ये बोला जाता है कि रासो शब्द की जो है वो उत्पत्ति कहाँ से हुई है। रासो शब्द की जो है अगला नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो ये पूछा जाता है, रासो शब्द की उत्पत्ति। रासो शब्द की उत्पत्ति जो है वो अलग अलग रचनाकारों ने जो वो है वो अपने अनुसार मानी है। जैसे कि सबसे पहले हमारे जॉर्ज ग्रीसियन ने जो है वो रासो शब्द की उत्पत्ति जो है वो राजसूय यज्ञ से मानी है। जॉर्ज ग्रीसियन ने जो है वो रासो शब्द की उत्पत्ति जो है वो राजसूय शब्द से मानी है, जिसका अर्थ होता है यज्ञ। इस मानी है, किसने मानी है। राइटर्स के, रचनाकारों के नाम जरूर नोट कर लीजिएगा। गारसा दी तासी,
गारसा दी तासी। और उसके बाद जो दूसरे आते हैं रसायन, जिन्होंने रसायन शब्द से मानी है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने जो है वो इसकी उत्पत्ति जो है वो रसायन शब्द से मानी है। उसके बाद में जो हमारा अगला आता है वो आता है हमारा रहस्य। रहस्य जो है वो किसके द्वारा है? काशी प्रसाद जायसवाल द्वारा। अगला जो है रहस्य शब्द से जिसने मानी है वो है काशी प्रसाद जायसवाल। काशी प्रसाद जायसवाल। उसके बाद में जो फोर्थ आ जाता है, फोर्थ आता है रास। रास जो है फोर्थ आ जाता है हमारा रास। रास शब्द की जो उत्पत्ति जो है वो दशरथ शर्मा द्वारा मानी गई है। रास शब्द की उत्पत्ति जो है वो किसके द्वारा मानी गई है? दशरथ शर्मा के द्वारा मानी गई है। अगला है रस। रस शब्द जो है, रस से किसने माना है? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने जो है वो रस शब्द से जो है रासो शब्द की उत्पत्ति को माना है। उसके बाद में लास्ट हमारा जो आ जाता है वो आता है हमारा रासक। लास्ट जो आता है हमारा वो आता है रासक, जिसको सबसे अधिक प्रमाणित भी माना गया है। रासक शब्द को सबसे अधिक प्रमाणित भी माना गया है कि रासक शब्द जो मतलब रासो शब्द की उत्पत्ति जो है वो रासक से ही हुई है। वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने जो है वो रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति को माना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, सबको जो है वो आप नोट कर लीजिए कि सबसे पहले इसका अर्थ जो है राजस्थानी भाषा में अगर हम रासो शब्द का अर्थ कहें तो रासो झमेला रासा, रासा झमेला या झंझट माना जाता है। और रासो शब्द की उत्पत्ति हर एक रचनाकार ने अपने अनुसार मानी है। आप इसके ऊपर इसको नोट भी कर सकते हैं कि रचनाकारों ने अपने अपने अनुसार मानी है। जैसे कि गारसा दी तासी ने रासुय शब्द से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से, काशी प्रसाद जायसवाल ने रहस्य से, रास और दशरथ शर्मा ने रास शब्द से, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रस से और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रासक शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी है। उसके बाद जो है वो हम जब आगे की तरफ बढ़ेंगे वो आएगी रासो शब्द की विशेषताएं। आगे जो आएगा हमारा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो है रासो शब्द की विशेषताएं क्या है। रासो शब्द की विशेषताओं के बारे में जो है वो हम करेंगे कि रासों में जो लिखा गया था कि इसकी विशेषताएं क्या है। रासो ग्रंथ के अंदर जो है वो कौन कौन सी विशेषताएं ऐसी थी जिसकी वजह से इसने जो है वो प्रसिद्धि प्राप्त की। रासो ग्रंथ की विशेषताएं सबसे पहले हम इसकी करेंगे। इसमें क्या हुआ था? रासो ग्रंथ की विशेषताएं, रासो ग्रंथ की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता ये है कि इनमें चारण कवियों, यह चारण कवियों के द्वारा लिखा गया था। यह चारण कवियों द्वारा, यह चारण कवियों द्वारा लिखा गया था। और दूसरा पॉइंट जो है वो है इसका, इसमें देशी भाषा का प्रयोग हुआ था। इसमें जो है देशी भाषा शैली का प्रयोग हुआ था। देशी भाषा शैली का प्रयोग हुआ था। देशी भाषा शैली का क्या मतलब आ जाता है? देशी भाषा शैली का मतलब आ जाता है, देशी भाषा शैली में दो भाषाएं आती हैं। एक डिंगल भाषा आती है, एक जो है डिंगल भाषा आती है और दूसरी जो है वो कौन सी आती है? एक डिंगल भाषा आती है और एक जो है पिंगल भाषा आती है। डिंगल भाषा और पिंगल भाषा आती है। डिंगल भाषा के अंदर जो है वो कौन कौन सी बोली मिक्स होती है? एक तो राजस्थानी के साथ
अपभ्रंश मिक्स होती है। राजस्थानी अपभ्रंश, राजस्थान अपभ्रंश के साथ जो है वो राजस्थान, ये जो राजस्थानी प्लस अपभ्रंश, और पिंगल भाषा के अंदर जो है वो ब्रज भाषा के साथ जो है वो कौन सी मिक्स हो जाती है? अपभ्रंश। इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। राजस्थानी भाषा आती है तो इस भाषा में क्या आ जाता है? कर्कश आ जाती है। इस भाषा में जो है कर्कश आ जाती है, और इस भाषा में जो है वो क्या आ जाता है? माधुर्य आ जाता है। इस भाषा में क्या आ जाता है? माधुर्य आ जाता है। ये चारण कवियों के द्वारा लिखा गया है। देशी भाषा शैली का प्रयोग हुआ है। देशी भाषा शैली कौन सी होती है? डिंगल भाषा और पिंगल भाषा। डिंगल के अंदर राजस्थानी प्लस अपभ्रंश आ जाती है, और पिंगल के अंदर जो है वो ब्रज भाषा के साथ अपभ्रंश आ जाती है। डिंगल के अंदर कर्कश भाषा आ जाती है, और पिंगल के अंदर जो है वो माधुर्य भाषा आ जाती है। उसके बाद जो है इसके अंदर जो थर्ड पॉइंट आता है हमारा, वो आता है वीर रस का प्रयोग हुआ है। थर्ड पॉइंट जो है वो है इसमें वीर रस का प्रयोग किया गया है। वीर रस का प्रयोग किया गया है। इसमें वीर रस का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ पॉइंट आ जाता है, मैं फोर्थ पॉइंट यहाँ लिख देती हूँ। जो हमारा फोर्थ पॉइंट आ जाता है वो हमारा आता है यह जो है वो आशयदाताओं पर लिखा गया है। यह जो है ऊपर के पॉइंट्स जो है वो इसके मैं साफ कर देती हूँ, अगर सभी के नोट हो गए हैं तो। इसके अंदर जो दिया गया है इसमें फोर्थ पॉइंट जो है वो है यह आशयदाताओं पर लिखा गया है, देखिए आशयदाताओं का मतलब पहले वाले जो जितने भी रचनाकार होते थे वो हर एक जो राजा महाराजाओं के जो है दरबारों में रहते थे, और उनके दरबार में रहने के कारण उन्हें क्या करना पड़ता था कि उनकी वीरता को लेकर या उनकी मतलब प्रशंसा के अंदर उनको जो है इस तरह के ग्रंथों में उनका जिक्र करना पड़ता था, और उनके लिए जो है वो ग्रंथ और रचनाएं जो है वो लिखनी पड़ती थी। तो उन्होंने क्या कहा, यह आशयदाताओं पर लिखा गया है। और इसकी जो सबसे बड़ी बात मानी गई है, फिफ्थ पॉइंट है, वह क्या मानी गई है कि यह अधिकतर जो है यह अधिकतम अप्रमाणिक माने गए हैं। अप्रमाणिक माना गया है, अप्रमाणिक माने गए हैं। इसमें से जो है सभी के सभी प्रमाणिक नहीं माने गए, कुछ इनको प्रमाणिक मानते हैं, कुछ अप्रमाणिक मानते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसकी जो है रासो ग्रंथ की विशेषताएं हो गई हैं। पहला था इसमें चारण कवियों के द्वारा इसमें चारण कवियों का जो है चारण कवियों द्वारा लिखा गया है, कवियों के बारे में बता दिया गया है। दूसरा जो है देशी भाषा शैली का प्रयोग हुआ है, जिसमें डिंगल और पिंगल भाषाएं आ जाती हैं। थर्ड पॉइंट था इसमें जो है वीर रस का प्रयोग किया गया है। फोर्थ है यह आशयदाताओं पर लिखा गया है। फिफ्थ है यह अधिकतम अप्रमाणिक माने गए हैं, प्रमाणिक नहीं सिद्ध हुए हैं। ये किसी का कहना ये है कि ये थे ही नहीं, जो है कुछ मतलब कवियों ने अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाई हैं इस पर, और कुछ ये कहते हैं कि ये सच्चाई पर है। ठीक है, सारा का सारा जो है वो सच नहीं है, लेकिन इतना झूठ भी नहीं है। तो इसके अंदर जो है फिफ्थ पॉइंट हमारा ये बनता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट अगला टॉपिक आता है रासो ग्रंथ की विशेषताओं के बाद जो हम करेंगे, सबसे पहला रासो ग्रंथ कौन सा लिखा गया था उसके बारे में हम जिक्र करेंगे कि सबसे पहला रासो ग्रंथ जो है वो कौन सा लिखा गया था, उसके बारे में सबसे पहला जो है वो रासो ग्रंथ के बारे में मैं आपको बता दूं। सिर्फ आज मैं आपको जो है वो छोटे छोटे तौर पर बता देती हूँ कि सबसे पहला जो है वो रासो ग्रंथ कौन सा लिखा गया था।
कौन सा लिखा गया था सबसे पहले रासो ग्रंथ जो है वो लिखा गया था पृथ्वीराज रासो, वो लिखा गया था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो को जो लिखा गया था, इसके जो है वो रचनाकार कौन माने जाते हैं? पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन माने जाते हैं? इसके रचनाकार जो हैं वो चंद्रबरदाई माने जाते हैं। जो इसके रचनाकार हैं वो चंद्रबरदाई माने जाते हैं। अगर हमें ये कहे कि चंद्रबरदाई का जो है वो मूल नाम अधिकतर पूछ ही लिया जाता है कि चंद्रबरदाई का जो है वो मूल नाम क्या था। चंद्रबरदाई का जो है मूल नाम जो है वो बालिद्य था। चंद्रबरदाई का जो मूल नाम है वो बालिद्य माना जाता है। फिर उसके बाद इनका जन्म काल बताइए। इनका जन्म काल जो है वो 1168 ईस्वी माना जाता है। इसका 1168 ईस्वी माना जाता है। और उसके बाद अगर विक्रमी संवत पूछ लिया जाए, कई बार ये होता है कि हमें ईस्वी देकर विक्रमी संवत पूछ लिया जाता है या विक्रमी देकर ईस्वी संवत पूछ लिया जाता है। दोनों कंडीशन में से अगर ईस्वी देकर विक्रमी पूछ लिया जाए तो हमें क्या करना है कि इसके अंदर जो है वो 57 को प्लस कर देना है। इसके अंदर जो है वो क्या करना है, 57 को प्लस कर देना है। इसमें क्या आएगा, 1225 विक्रमी संवत जो आता है वो 1225 विक्रमी संवत आता है। और देखिए मैंने 57 को प्लस कर दिया। अगर उन्होंने विक्रमी संवत दिया है और ईस्वी पूछा है तो क्या करना है, 57 को इसमें से माइनस कर देना है। ये किसके अनुसार है समय, ये समय जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। ये समय जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार माना जाता है। इसका रचनाकार जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके रचनाकार चंद्रबरदाई है, मूल नाम बालिद्य है, जन्म काल इसका ये बताया गया है। उसके बाद में जो हमारा आगे जो हमसे पूछा गया है कि सबसे पहले इसके बारे में और क्या बताना है पृथ्वीराज, इसके बारे में ये बताना है कि इसमें अलंकार कौन सा प्रयोग हुआ है। इसमें जो है वो अलंकार कौन सा प्रयोग हुआ है, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें अनुप्रास व यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है। उसके बाद जो है छंद विभाजन। सबसे पहले हम काव्य विभाजन लिखेंगे, क्योंकि काव्य विभाजन बताइए। काव्य विभाजन जो है इसका वो है 16,306 पदों में जो है इसका विभाजन किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे सामने आता है इसका छंद। अब हम इसको जो है छंद के बारे में बताएंगे कि इसके अंदर कौन कौन सा जो है वो छंद, किस प्रकार के छंद को इसमें उसने कहा है 3,306 पदों को 68 छंदों में विभाजित किया गया है। 68 छंदों में विभाजित किया गया है। विभाजित किया गया है। 68 प्रकार के छंद जरूर लिख लेना इसके अंदर। और सबसे ज़्यादा अगर इसमें किसी छंद का प्रयोग किया गया है, सबसे ज़्यादा इसमें जो है वो छप्पे छंद का प्रयोग किया गया है। सबसे ज़्यादा इसमें जो है वो छप्पे छंद का, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, छप्पे छंद का प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि छप्पे छंद जो था वो चंद्रबरदाई को सबसे अधिक प्रिय था। छप्पे छंद जो था वो सबसे ज़्यादा प्रिय था चंद्रबरदाई को। उसके बाद में ये है, उसके बाद में जब हमारा नेक्स्ट कोई आता है तो इसका ये आता है कि कितने सर्गों में विभाजित किया गया। उसके बाद अगर हम करेंगे तो इसके सर्ग लिखने हैं। कितने सर्गों में विभाजित किया गया? 69 समय में। समय आएगा इसका 69 समय में जो है वो इसको विभाजित किया गया था। 69 समय में इसको विभाजित किया गया था। इसका प्रधान रस कौन सा है? प्रधान रस जो है इसका वो है वीर रस व श्रृंगार रस। वीर रस व श्रृंगार रस,
2 प्रकार के रसों का इसमें प्रयोग हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो रासो ग्रंथ के अंदर आते हैं, पृथ्वीराज रासो के द्वारा, रचनाकार जो है वो चंद्रबरदाई है, मूल नाम इनका बालिद्य है, रचनाकार जन्म काल जो है 1168 ईस्वी 1225 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार माना गया है। अलंकार जो है वो अनुप्रास व यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। काव्य विभाजन 16,306 पदों में इसका किया गया है। छंद जो है, छंदों के बारे में बताया है कि जो 16,306 छंदों को, 6 पदों को 68 छंदों में जो है इन्होंने विभाजित किया है। सबसे ज़्यादा छप्पे छंद का प्रयोग किया गया है। बाकी के जितने भी छंद आ जाते हैं, दोहा, तोमर, सारे के सारे छंद भी थोड़े थोड़े प्रयोग किया गया है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन अगर इसमें पूछा जाएगा तो छप्पे छंद से लेकर पूछा जाएगा। छप्पे छंद का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि यह चंद्रबरदाई को जो है वो सबसे अधिक प्रिय था। क्योंकि जो यह चंद्रबरदाई को सबसे अधिक प्रिय था, सर्ग जो है वो 69 समय में इसको विभाजित किया गया है। प्रधान रस जो इसमें आता है वो वीर रस व इसके अंदर जो है श्रृंगार रस आ जाते हैं। उसके बाद जो आगे तक इसके बाद उसने पूछा गया है भाषा कौन सी प्रयोग हुई है। इसके अंदर जो है भाषा का पूछा जाए तो भाषा जो है इसमें राजस्थानी भाषा जो है वो राजस्थानी और प्लस ब्रज भाषा का प्रयोग इसमें हुआ है। इसमें जो है ब्रज भाषा का और राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है। और अगर आपसे भाषा शैली के बारे में पूछ लिया जाए, ये आपका इतना नोट हो गया है तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। इसके अंदर अगर आपको भाषा शैली के बारे में पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सी भाषा शैली है, तो भाषा शैली जो है वो है इसमें पिंगल भाषा शैली। इसमें जो है वो पिंगल भाषा शैली का प्रयोग हुआ है। अब आपको इस चीज़ से पता चल जाएगा कि पिंगल भाषा शैली का प्रयोग हुआ है तो सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा चली है। पिंगल के अंदर कौन सी आती है? ब्रज भाषा व अपभ्रंश भाषा आती है। तो भाषा शैली में कौन सी? पिंगल भाषा शैली का प्रयोग किया गया है इसके अंदर। उसके बाद में पूछा है कि नायक कौन थे इसके जो हैं वो नायक कौन थे। नायक जो माने गए हैं इसके नायक जो हैं वो माने गए हैं अजमेर के चौहान राजा, अजमेर के चौहान राजा अर्णोराज के पौत्र इसको जो है वो मैं इरेज कर देती हूँ के राजा अर्णोराज के पौत्र सोमेश्वर के पुत्र व सोमेश्वर के पुत्र पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, ये जो हैं वो यहाँ के जो इसके नायक माने जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है नायिका कौन है। नायिका कौन है इसकी? नायिका का जो नाम है वो जयचंद की पुत्री है। कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री, कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता, जयचंद की पुत्री संयोगिता जो है वो इसकी नायिका थी। और उसके बाद में जो नेक्स्ट जो इसने पूछा वो नायक की श्रेणी क्या थी। नायक की श्रेणी पूछी गई है कि नायक जो है वो किस श्रेणी का था। नायक भी जो है वो अलग अलग श्रेणी के होते हैं, तो इन्होंने पूछा है पृथ्वीराज चौहान में जो है वो नायक किस श्रेणी का था। वो धीरोदात्त नायक था। धीरोदात्त नायक का मतलब क्या होता है? जो बिना किसी छल कपट के, बिना किसी ईर्ष्या के युद्ध लड़ता है, उसे क्या कहते हैं? धीरोदात्त नायक कहते हैं। नायक श्रेणी जो है वो कौन सी थी? धीरोदात्त नायक, धीरोदात्त नायक की थी। इसके अंदर क्या है कि मैं आपको एक चीज़ बता दूं
कि जितने भी मतलब इसके अंदर सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो इसका अंदर सबसे पहले हमने रासो ग्रंथ में पढ़ चुके हैं। अब हमने पढ़ लिया है कि इसके अंदर जो है रचनाकार का नाम क्या है, किसने रचा था इसको, उनका मूल नाम क्या था, जन्म स्थान क्या था, कौन से अलंकार इसमें हुए, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उसमें छंद कौन सा था, छप्पय छंद था, क्योंकि छप्पय छंद जो है वो किसको था, जो चंद्रप्रदायी को सबसे अधिक प्रिय था। और उसके बाद में जो हमने भाषा के बारे में पढ़ा, इसके रस कौन से हैं, वीर रस और श्रृंगार रस। नायक कौन था, अजमेर के चौहान राजा अर्णोनाश के पुत्र व सोमेश्वर के पुत्र पृथ्वीराज चौहान जो है वो इसके नायक माने जाते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि नायिका कौन थी, कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता। नायक श्रेणी क्या थी, नायक की श्रेणी क्या थी, धीरोदात्त नायक था। धीरोदात्त नायक वे नायक होते हैं जो बिना किसी मतलब बिना किसी छल कपट के या ईर्ष्या के जो है वो युद्ध करते हैं, जैसे राम जो है वो धीरोदात्त नायक में आते हैं। ये इसके मोस्ट जितना भी हमने इसके बारे में इम्पोर्टेंट था वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद में इसका जो एक सबसे विशेष तथ्य आता है, विशेष तथ्य इसका क्या आता है, एक तो इसका विशेष तथ्य ये आता है कि इसका जो है वो सबसे पहले जिक्र किसने किया, पृथ्वीराज रासो का। सबसे पहले जो है इसकी जानकारी कहाँ से मिली, कर्नल टोड ने की थी अपने ग्रंथ में। कर्नल टोड ने जो है इसकी जानकारी कर्नल टोड ने की थी। विशेष तथ्य है ये, इसकी जानकारी कर्नल टोड ने दी थी। कर्नल टोड ने दी थी। कर्नल टोड का जो ग्रंथ था वो कौन सा था, एनॉल्स एंड, कर्नल टोड ने दी थी अपने ग्रंथ में, और इनके ग्रंथ का नाम क्या था, एनॉल्स एंड एंटीक्विटीज। एनॉल्स एंड एंटीक्विटीज राजस्थान में जो है वो इसके बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। और दी कब थी कि 1832 ईस्वी में दी थी, 1832 ईस्वी में। ये इसका जो है विशेष तथ्य। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वीराज रासो की जो है वो सबसे पहले जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो वो हमें कर्नल टोड के ग्रंथ से मिलती है, एनॉल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान से, जो कि 1832 ईस्वी में लिखा गया था। उसके बाद में इसका जो नेक्स्ट आता है वो ये आता है कि कुछ रचनाकार जो हैं वो इसको क्या मानते हैं, कुछ रचनाकार प्रमाणिक मानते हैं, कुछ अप्रमाणिक मानते हैं, कुछ अर्धप्रमाणिक मानते हैं। जो रचनाकार इसको मानते हैं प्रमाणिक, अप्रमाणिक, अर्धप्रमाणिक, उसके बारे में हम कल वाली जो है नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम। आप जो है वो इस सबको जितना आपने अब तक नोट किया है उस सबको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि जब हम एमसीक्यूज़ लेकर आएंगे तो एमसीक्यूज़ में जो है वो इसी से लेकर ही क्वेश्चन होंगे, और उसके बाद जो है फिर हम आगे वाले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो पूछ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।